गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही आसान और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्प्रेरण कैटालिसिस। देखो, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक उत्प्रेरण। देखो, ये पदार्थ है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। देखो, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं 653 से 873 केल्विन के बीच में, तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ये धीरे धीरे विघटित होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। इस टेम्परेचर पर ये लगभग 380 डिग्री, अगर सेल्सियस में देखें 273 घटा करके, तो 380 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये धीरे धीरे विघटित होता है। लेकिन यदि इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें, तो मिलाने पर हम देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है इसके विघटन की दर तेज हो जाती है और फिर ये अभिक्रिया जो है विघटन की दर भी तेज हो जाती है और ये अभिक्रिया 473 केल्विन से 633 केल्विन पर, इस रेंज में भी ये अभिक्रिया बड़ी तेजी से होती है। देखो, जब पोटेशियम क्लोरेट को अकेले गर्म करते हैं इस टेम्परेचर पर 653 से 873 केल्विन पर, तो ये जो ऑक्सीजन है ना धीरे धीरे प्राप्त होती है, यानी कि इसका जो विघटन है वो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में MnO2 मिला दिया जाए तो ये अभिक्रिया कम टेम्परेचर पर ही, इतने टेम्परेचर पर ही बड़ी तेजी के साथ में होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से आरंभ हो जाती है और अभिक्रिया के अंत में ये जो MnO2 है इसकी मात्रा और इसका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। इसकी जितना MnO2 इस अभिक्रिया में डाला था उतना ही MnO2 बाद में शेष बचता है और इसका सूत्र यही रहता है। MnO2 इसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो MnO2 ने क्या काम किया? MnO2 की केवल उपस्थिति ने ही इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, है ना। तो फिर उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उत्प्रेरण, देखो, वे बाह्य पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है परंतु पदार्थ की मात्रा और जो पदार्थ का रासायनिक संगठन होता है वो अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक। और बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर का परिवर्तित होना ही कहलाता है उत्प्रेरण। तो इस अभिक्रिया में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या काम करता है? वो उत्प्रेरक का काम करता है। MnO2 इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और रासायनिक अभिक्रिया के अंत में इसकी जो मात्रा होती है और जो रासायनिक संगठन होता है वो अपरिवर्तित रहता है। जितनी मात्रा डाली थी उतनी मात्रा लास्ट में शेष बचेगी और इसका जो रासायनिक संगठन था वो भी MnO2 ही रहता है। तो उत्प्रेरण देखो किसे कहते हैं? वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं परंतु उनकी मात्रा एवं रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होने की घटना को ही कहते हैं उत्प्रेरण।
तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं और बढ़ाते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया के अंत में मात्रात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये बात हुई उत्प्रेरण किसे कहते हैं। देखो उत्प्रेरण के और बहुत सारे उदाहरण अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो उत्प्रेरण होता है, उत्प्रेरण अभिकारकों एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, अभिकारकों एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो समांग उत्प्रेरण कहते हैं जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक समान प्रावस्था में होते हैं। मतलब या तो वो गैस होते हैं या वो ठोस होते हैं, है ना, तो उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण, है ना। ठोस द्रव गैस, जब उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक प्रावस्थाएं जो होती है ना एक समान होती है, या तो ठोस होते हैं या द्रव होते हैं या गैस होते हैं, तो उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और अभिकारक आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं। देखो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के NO गैस की उपस्थिति में ये बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, है ना। और ये लेड कक्ष विधि है। ये कौन सी विधि है? लेड कक्ष विधि के द्वारा, लेड कक्ष विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं ना, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और इस अभिक्रिया में NO जो है, NO गैस उत्प्रेरक का काम करती है। तो देखो ये अभिकारक है, रिएक्टेंट्स, और ये कैटलिस्ट, सबकी भौतिक प्रावस्था क्या है? गैस है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक सबकी भौतिक प्रावस्था समान होती है तो उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और अभिकारक आपस में मिलकर के समांग मिश्रण बनाते हैं। ऐसे ही ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो होता है ना, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl की उपस्थिति में होता है, और ये बनता है एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। देखो ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 होते हैं ना, इनसे H आयन प्राप्त होते हैं। H आयन ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, और सबकी प्रावस्थाएं क्या है? प्रावस्थाएं सबकी द्रव है। तो उत्प्रेरण क्या हो गया? समांगी उत्प्रेरण। ऐसे यहाँ पे है, ये सुक्रोज का विलयन है, सुक्रोज का सूत्र है ये। सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का विलयन प्राप्त होता है। तो ये डाइल्यूट H2SO4 है, इससे H आयन प्राप्त होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो वो भी लिक्विड अवस्था में होते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण क्या हुआ? जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रावस्था में हो तो उत्प्रेरण क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक, उत्प्रेरक एवं अभिकारक इनकी प्रावस्थाएं भिन्न होती है तो उत्प्रेरण कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। उदाहरण देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 गैस, इनकी आपस में क्रिया से ये बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा जो H2SO4 बनाते हैं, उसमें SO2 और O2 से SO3 जो बनाते हैं ना, उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है, और जो प्लेटिनम होता है वो होता है सॉलिड, है ना। ये क्या है? संपर्क विधि।
H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं ना, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं उसमें ये प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है। देखो यहाँ पे ये जो अभिकारक है ये गैस है, प्लेटिनम ठोस है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न परावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। अभिकारक और उत्प्रेरक आपस में मिलकर के विषमांग मिश्रण बनाते हैं। अच्छा, और उदाहरण देखिए इसके, N2+3H2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इनसे हैबर विधि के द्वारा Fe उत्प्रेरक होता है इसमें और मोलिब्डेनम वर्धक होता है। अमोनिया बनाते हैं 2NH3। तो ये जो Fe होता है ये सॉलिड होता है, सॉलिड। ये क्या है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि। तो देखो यहाँ पे ये गैसीय अवस्था में है अभिकारक N2 3H2 और ये बनाते हैं अमोनिया। उत्प्रेरक क्या है, ठोस। परावस्थाएं भिन्न हो गई ना। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखो, अमोनिया जो होती है NH3 4NH3 + 5O2 ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये गैसीय अवस्था, ये +5O2 गैसीय अवस्था। तो इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है। ये बनती है NO 4NO + NO गैस और हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया होती है 6H2O गैस। तो इसमें ये प्लेटिनम सॉलिड होता है। ये ओस्टवाल्ड विधि है। कौन सी विधि है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि। तो देखो अभिकारक और उत्प्रेरक क्या हो गए, इनकी भौतिक परावस्थाएं जो है वो अलग अलग है। अभिकारक गैस है, उत्प्रेरक ठोस है। अगला उदाहरण देखिए, ये उतार लीजिए। अगला उदाहरण देखो, HCl गैस को, HCl गैस का जब ऑक्सीकरण करते हैं O2 और CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, देखो ये गैस है तो इसका ऑक्सीकरण होता है क्लोरीन में और ये बनता है 2Cl2 और +2H2 2H2O। तो ये सब क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है। तो देखो इसकी प्रावस्था, अभिकारक क्या है, गैस, और ये क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या, किस प्रकार का उत्प्रेरण हो गया, विषमांगी। एक अभिक्रिया और देखिए, देखो जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं ना और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Na निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये बनता है वनस्पति घी, वनस्पति घी बनता है। तो देखो यहाँ पे जो निकिल है ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन ये गैसीय अवस्था में है। वनस्पति तेल जो होता है वो तेल लिक्विड स्थिति में होता है। तो अभिकारकों की परावस्था जो होती है वो उत्प्रेरक से भिन्न होती है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक जो होता है वो उनकी परावस्थाएं भिन्न होती है तो वो आपस में मिलकर के विषमांग मिश्रण बनाते हैं। दो परावस्थाएं होती हैं, तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। और ये जो उत्प्रेरण है, इनमें ये जो उत्प्रेरक है ना, इन अभिक्रियाओं की दर को क्या है, बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक
प्रावस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है, उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण। तो क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं जब किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो इसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, और बाह्य पदार्थ को धन उत्प्रेरक कहते हैं। धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। और इसमें आपको जो उदाहरण लिखने हैं, जो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में जो उदाहरण लिखे हैं वो सब उदाहरण इस धनात्मक उत्प्रेरण के अंतर्गत आते हैं। और सामान्यतः जो उत्प्रेरण शब्द का उपयोग किया जाता है उसका आशय जो होता है वो इस धनात्मक उत्प्रेरण से होता है, यानी कि जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। देखो जो उत्प्रेरक होता है ना उसका काम होता है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। वो बढ़ा भी सकता है जो धन उत्प्रेरक होता है, और जो ऋण उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। लेकिन सामान्यतः जो उत्प्रेरण शब्द का जो उपयोग किया जाता है वो इस धनात्मक उत्प्रेरण के लिए किया जाता है, यानी कि किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, उसका वेग बढ़ रहा है, तो इस घटना को कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। तथा उस पदार्थ को जिसकी उपस्थिति में ये होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उसको बोलते हैं धन उत्प्रेरक। तो ये बात हुई धनात्मक उत्प्रेरण की। अब दूसरा नंबर है ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण, निगेटिव कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिसिस, निगेटिव कैटालिसिस, और इसको संदमन भी कहते हैं। संदमन, इनहिबिशन, इनहिबिशन। देखो ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरण में अभिक्रिया का वेग घट जाता है। देखो किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन, तथा उस पदार्थ को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक या संदमक। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरण, इसको नोट करिए। जब किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है ना, तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन कहते हैं, और बाह्य पदार्थ को ऋण उत्प्रेरक है ना, निगेटिव कैटलिस्ट, या इसको संदमक, इनहिबिटर कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका वायु के द्वारा धीरे धीरे वो कार्बोनिल क्लोराइड और HCl में इसका ऑक्सीकरण होता रहता है, अपने आप होता रहता है वायु के द्वारा। अगर हम इसमें थोड़ी मात्रा में एथिल एल्कोहल मिला दें तो इसके जो ऑक्सीकरण की दर होती है वो मंद हो जाती है। ये जो अभिक्रिया है ना, इस एथिल क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर मंद हो जाती है। तो इस अभिक्रिया में ये जो एथिल एल्कोहल है ये ऋण उत्प्रेरक का या संदमक का काम करता है। ऋण उत्प्रेरक या संदमक क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। देखो इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये धीरे धीरे जल में और ऑक्सीजन में इसका अपघटन होता रहता है। तो अगर इसमें थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन या कहें ग्लिसरॉल, 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 या इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये मिला दें तो इसके जो विघटन की दर होती है वो कम हो जाती है। तो इस अभिक्रिया में ये ग्लिसरॉल और जो
ये H3PO4 होता है, ये ऋण उत्प्रेरक या संदमक इनहिबिटर का ये कार्य करता है, ये अभिक्रिया की दर को घटा देता है। और पेट्रोल का अपस्फोटन कम करने के लिए उसमें ये मिलाते हैं टेट्रा एथिलेड मिलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल के अपस्फोटन में जो टेल होता है ना, टेट्रा एथिलेड, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, संदमक का काम करता है। एक बार एग्जाम में आया हुआ, ये पूछा कि पेट्रोल का अपस्फोटन कम करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिलेड मिलाते हैं। जब पेट्रोल में ये टेट्रा एथिलेड मिलाते हैं ना, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वो फिर अपस्फोटन कम करता है। तो ये बात हुई ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर ये स्वयं उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस किसे कहते हैं। देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं, तथा जो उत्पाद अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसे स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देता है तो इस प्रकार का उत्प्रेरण कहलाता है स्वयं उत्प्रेरण। और जो उत्पाद अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसको बोलते हैं स्वयं उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। देखो, जैसे ये अभिक्रिया है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, H2SO4 है, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। पोटेशियम परमैंगनेट इस ऑक्सैलिक अम्ल का इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर देता है। देखो, यहाँ से 2H है, उसमें H नहीं है, ये CO2, तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो पहले, और ये अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक अम्ल को कहीं में CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। और प्रारंभ में ये जो अभिक्रिया है ये धीरे धीरे होती है, क्योंकि प्रारंभ में ये जो KMnO4 होता है ना, इसका बैंगनी रंग धीरे धीरे विलुप्त होता है। इसका रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। तो प्रारंभ में इसका जो रंग है ना वो धीरे धीरे विलुप्त होता है। ये सब पदार्थ रंगीन है, इधर वाले केवल ये रंगीन पदार्थ है, बैंगनी रंग है। तो प्रारंभ में KMnO4 का बैंगनी रंग धीरे धीरे विलुप्त होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात में ये देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें इसका बैंगनी रंग फिर तेजी से विलुप्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि अभिक्रिया ये तेजी से होने लगती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ये जो मैग्नस सल्फेट है ये अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देता है। और इस मैग्नस सल्फेट में भी देखो, ये मैग्नस आयन है, ये आयन इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं, जिससे इस अभिक्रिया की जो दर है वो तेज हो जाती है। ये जो मैग्नस आयन है ये इस अभिक्रिया में स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला नंबर प्रेरित उत्प्रेरण। देखो, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। देखो, जैसे ये अभिक्रिया है, ये सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड का वायु के द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण आसानी से होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये इस O को ग्रहण कर लेता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है सोडियम सल्फेट में। तो वायु के द्वारा सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वायु के द्वारा सोडियम आर्सेनाइट, ये सोडियम आर्सेनाइट है, सोडियम आर्सेनाइट का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता, नो रिएक्शन। लेकिन जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ कराई जाती हैं, जब देखो अलग अलग कराई जाती है तो इसका तो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, और लेकिन इसका ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में नहीं होता। लेकिन जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ कराई जाती है ना तो इसका भी ऑक्सीकरण होता है
और इसका भी ऑक्सीकरण होता है। इसमें एक और जुड़ जाता है, ये हो जाता है Na2ASO3। ये Na3 है, सॉरी Na3 सोडियम आर्सेनाइड Na3, इसका ऑक्सीकरण फिर आसानी से Na3ASO4 में हो जाता है, इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है वायु के द्वारा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण, यानी कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। देखो ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया के लिए ये उत्प्रेरक का काम करती है, तो इसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। तो इस प्रकार से क्रिया विधि के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। यस, अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्धक, प्रोमोटर्स। किसे कहते हैं वर्धक? वर्धक वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते, वर्धक कहलाते हैं। यानी कि वर्धक होते हैं उत्प्रेरक की सक्रियता, एक्टिविटी को बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाते हैं वर्धक, प्रोमोटर्स। देखो जैसे ये अभिक्रिया है N2 + 3H2 2NH3, इससे ये बनती है अमोनिया, और इस अभिक्रिया में आयरन जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है। अगर हम इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में मोलिब्डेनम मिला दें, MO मोलिब्डेनम ये मिला दें, तो इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया और ज़्यादा तेजी से शुरू हो जाती है। MO की उपस्थिति में अभिक्रिया और ज़्यादा तेजी से होनी आरंभ हो जाती है। देखो अगर हम इस अभिक्रिया में केवल MO ही मिलाए, मोलिब्डेनम मिलाए, तो इस अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोलिब्डेनम मिलाने पर। और अगर इसमें Fe मिला दे उत्प्रेरक, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और अगर इसमें Fe के साथ में मोलिब्डेनम भी मिला दे तो इस अभिक्रिया की दर और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ये पदार्थ जो है ना, जब हमने इसको खुद अकेले को मिलाया था तब तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमने Fe उत्प्रेरक मिलाया तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई, इसमें हमने मोलिब्डेनम मिलाया तो अभिक्रिया की दर और बढ़ गई। यानी कि ये जो मोलिब्डेनम है इस अभिक्रिया में ये इस Fe की सक्रियता को ये बढ़ा देता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन वे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं कहलाते हैं प्रोमोटर्स, वर्धक। तो इस अभिक्रिया में मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। और मोलिब्डेनम के समान ही K2O पोटेशियम ऑक्साइड और Al2O3 ये पदार्थ भी वर्धक का कार्य करते हैं। तो वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। और इस अभिक्रिया को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से ये मैथिल एल्कोहल बन रहा है, और ये अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा उत्प्रेरित है। तो अगर इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में ये क्रोमियम ऑक्साइड मिला दें Cr2O3, तो ये क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य करता है। ये इस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया और ज़्यादा तेजी से होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जो वनस्पति तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन प्रवाहित करके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ना निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बन जाता है। इस अभिक्रिया के लिए निकेल उत्प्रेरक है, और इस निकेल उत्प्रेरक के लिए ये टेल्यूरियम टेल्यूरियम क्या टेल्यूरियम, ये टेल्यूरियम इसके लिए वर्धक का कार्य करता है। देखो अगर वर्धक को अभिक्रिया में अकेले मिलाया जाए तो उससे अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक
के होती है ना, उसी प्रकार से होती है। अगर उत्प्रेरक मिला दे तो अभिक्रिया, अगर उत्प्रेरक मिला दे तो अभिक्रिया जो होती है वो तेजी से होती है। लेकिन अगर इसमें वर्धक भी मिला दे तो अभिक्रिया फिर और ज़्यादा तेजी से होनी शुरू हो जाती है। तो वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के लिए खुद तो उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं वर्धक। अच्छा, तो वर्धक होते हैं, वो वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं? देखो, जो वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता तथा वर्धक उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता तथा उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ाता है। इसी कारण उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। जो वर्धक होते हैं ना, वर्धक उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक के पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, तो जिस वजह से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। इसको देखो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, मान लो ये कैटलिस्ट है, ये क्या है? ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की सतह होती है ना, सरफेस, ये सरफेस जो होती है, ये सरफेस, ये जो कैटलिस्ट होता है ये अपनी सरफेस को अभिकारकों को उपलब्ध कराता है अभिक्रिया होने के लिए। अभिकारक अणु इनके पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। तो जब इसमें वर्धक मिला देते हैं तो वर्धक जो होता है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। देखो, इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो ये वर्धक है, वर्धक, और ये कैटलिस्ट इस प्रकार से ये इस प्रकार से इनके बीच में घुस जाता है। जो वर्धक का कण होता है वो इनके बीच में घुस जाता है, तो जिससे इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, अब ये क्योंकि अलग अलग हो गए, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे इनकी जो अधिशोषण क्षमता होती है, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है, और इसके पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र होते हैं कैटलिस्ट के पृष्ठ पर, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो वर्धक होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। यस, अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन्स किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बहुत कम या पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। देखो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से ये SO3 बनता है, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करता है। लेकिन जो आर्सेनिक के यौगिक होते हैं, आर्सेनिक के यौगिक AS2O3, आर्सेनियस ऑक्साइड या ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इस प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। ये इस उत्प्रेरक की सक्रियता को ये बहुत कम या नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही अमोनिया बनाने की हैबर विधि में Fe उत्प्रेरक का काम करता है, और इस Fe उत्प्रेरक के लिए H2S गैस जो है ये विष का कार्य करती है, इसकी सक्रियता को ये नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से ये एथिलीन से हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर ये एथेन बनता है। इस अभिक्रिया में ये कॉपर उत्प्रेरक का काम करता है। जो मरकरी होता है, मरकरी या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस उत्प्रेरक के लिए ये कहीं का, इसके लिए ये विष का कार्य करते हैं। ये क्या है? इसके लिए विष का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बहुत कम या नष्ट कर देते हैं। उत्प्रेरक विष जो है ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये बहुत कम या नष्ट कैसे करते हैं? देखो, उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अणुओं की अपेक्षा उत्प्रेरक विष के अणु दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक अणुओं को सक्रिय केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते और उत्प्रेरक की सक्रियता बहुत कम या नष्ट हो जाती है।
देखो इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं ना, कैटलिस्ट, वो अपनी सतह उपलब्ध कराते हैं। ये मान लीजिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के कण है ये। जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया होने के लिए अपना पृष्ठ उपलब्ध कराते हैं। इनके पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र होते हैं जहां पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं। तो अभिकारक अणुओं की अपेक्षा जो उत्प्रेरक विष के अणु होते हैं ना, वो अधिक दृढ़ता से कैटलिस्ट के कणों से दृढ़ता से वो अधिशोषित हो जाते हैं। मान लीजिए ये वो है, ये कैटालिटिक पॉइजन है। तो जो उत्प्रेरक पदार्थ के जो सक्रिय केंद्र है, उत्प्रेरक का जो पृष्ठ है, इस पर जुड़ने तो चाहिए थे अभिकारकों के अणु, अधिशोषित होने चाहिए थे अभिकारकों के अणु, लेकिन अधिशोषित हो जाते हैं उत्प्रेरक विष के अणु। ये ज़्यादा प्रबलता से अधिशोषित होते हैं कैटलिस्ट के पृष्ठ पर, जिससे कैटलिस्ट का जो पृष्ठ है वो अभिकारक अणुओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, या जो कैटलिस्ट के जो सक्रिय केंद्र है वो अभिकारक अणुओं को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से कैटलिस्ट की जो सक्रियता है वो बहुत कम या नष्ट हो जाती है। हाँ, तो आज लास्ट का ये वीडियो का नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सक्रिय केंद्र। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, सक्रिय केंद्र। क्या होता है सक्रिय केंद्र? देखो जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है। जो उत्प्रेरक होता है वो अभिकारकों को अपना पृष्ठ प्रदान करता है अभिक्रिया होने के लिए, जिससे अभिकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर आकर के वो आसानी से अभिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। किसी उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो उत्प्रेरकीय रूप से सक्रिय नहीं होता, बल्कि जो उत्प्रेरण की क्रिया होती है वो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर कुछ निश्चित बिंदुओं या केंद्रों पर होती है, और इन निश्चित बिंदु या केंद्रों को ही उनकी विशेष सक्रियता के कारण कहते हैं सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। ये जो एक्टिव सेंटर होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं, ये आंशिक रूप से विलगित परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो क्रिस्टल के कोर, जो एज होती है या जो दरारें होती है, कोनों पर उपस्थित होते हैं। सक्रिय केंद्रों पर परमाणुओं की जो संयोजकताएं होती है वो असंतृप्त होती है और इनको मुक्त संयोजकताएं कहते हैं। और जो अभिकारक अणु होते हैं ना, वो इन मुक्त संयोजकताओं के द्वारा ही उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। देखो सक्रिय केंद्र क्या होते हैं? किसी ठोस उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरक रूप से सक्रिय, कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होता। पृष्ठ पर अभिक्रिया केवल कुछ निश्चित बिंदुओं या केंद्रों पर होती है। ये बिंदु या केंद्र उनकी विशेष सक्रियता के कारण प्राय सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। सक्रिय केंद्र आंशिक रूप से विलगित परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो क्रिस्टल के कोरों, क्रिस्टल के कणों के बीच की परिसीमाओं, बाउंड्रीज या दरारों या कोनों पर स्थित होते हैं। इन परमाणुओं की संयोजकताएं असंतृप्त होती है जो मुक्त संयोजकताएं कहलाती है। सक्रिय केंद्रों पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है। उत्प्रेरक के कणों का आकार सूक्ष्म होने के साथ उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, अतः सक्रिय केंद्रों की संख्या और अधिशोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में ठोस उत्प्रेरक इसी वजह से ज्यादा सक्रिय होते हैं। देखो जैसे बहुत सारी अभिक्रियाओं में निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। देखो ये निकेल का क्रिस्टल दिया हुआ है, ये निकेल का क्रिस्टल है।
इसका जो पृष्ठ है, निकल का जो पृष्ठ है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो उत्प्रेरक रूप से सक्रिय नहीं होता। देखो जैसे यहाँ पर ये निकिल परमाणु है, ये इसकी चारों संयोजकताएं जुड़ी हुई है, तो यहाँ से ये जो निकिल है ये उत्प्रेरकीय रूप से कहें कि ये सक्रिय नहीं है। जबकि यहाँ पर जहाँ पर इसकी संयोजकताएं खाली है, यहाँ से यहाँ पर इसकी 2 संयोजकताएं खाली है, यहाँ पर 3 संयोजकताएं खाली है ना। जहाँ पर इसकी संयोजकताएं खाली है वहाँ पर ये उत्प्रेरकीय रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है, और इन केंद्रों को कहते हैं एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्रों पर जो परमाणु होते हैं उनकी जो संयोजकताएं होती है वो असंतृप्त होती है, और इन संयोजकताओं को कहते हैं मुक्त संयोजकताएं, फ्री वैलेंसीज। और इन मुक्त संयोजकताओं के कारण ही जो अभिकारकों के अणु होते हैं ना वो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं, और अधिशोषित होकर के आसानी से अभिक्रिया करते हैं। देखो जो सक्रिय केंद्र होते हैं ना, इन पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है। तो जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनके कणों का साइज जितना छोटा होता है, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना ही अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से जो सक्रिय केंद्रों की संख्या होती है वो बढ़ती है। इसी वजह से जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं जैसे प्लेटिनम, जैसे निकेल, ये सूक्ष्म विभाजित अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे जो मुक्त संयोजकताओं की संख्या है वो बढ़ती है, और जिससे उत्प्रेरक की जो अधिशोषण क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो ये बात हुई आपकी सक्रिय केंद्र। यानी कि जो सक्रिय केंद्र होते हैं ना उत्प्रेरक के पृष्ठ पर, वे बिंदु होते हैं, वे केंद्र होते हैं जहाँ पर उत्प्रेरण की क्रिया होती है, जहाँ पर अभिकारक अणु आकर के आपस में तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया जो होती है वो तीव्र दर से होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।